माफिया किंग राघव लल्लन के अड्डे पर आया और उसके सामने बंदूक रखकर बोला, छोड़ दे सारी लड़कियों को, नहीं तो तेरी जान जाएगी। तभी लल्लन ने अपनी गाड़ी से एक लड़की के बाल पकड़कर बाहर निकाला और उसे राघव की तरफ धकेल दिया। राघव उस लड़की का चेहरा देख दंग होकर उसकी नीली आंखों में खो गया। तभी लल्लन ने उस लड़की पर गोली चला दी और भाग निकला। खून से लथपथ लड़की को राघव अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए भागा। खुशी के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद उसके चाचा चाची ने उसे 20 लाख रुपए में लल्लन को बेच दिया। हॉस्पिटल में खुशी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। तो वहीं राघव खुद से बोला, मेरा दिल कह रहा है तुम वही हो। क्या राघव का खुशी से कोई पुराना नाता था? क्या खुशी जिंदगी के लिए मौत से लड़ जा पाएगी? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के वक्त राघव ने खुशी को खाना खिलाकर अपने ही कमरे में सुला दिया था और खुद नीचे हॉल में आ गया। राघव सोफे पे पीछे सिर टिकाए आंखें बंद करके बैठा हुआ था। तभी साजन और पिचकू अंदर आते हैं। साजन राघव के सामने खड़े होकर बोलता है, भाई वो आदमी मिल गया है। साजन की बात सुनकर राघव झट से अपना सिर घुमाकर साजन को देखने लगता है तो साजन आगे बोलता है, बेसमेंट। साजन की बात सुनते ही राघव अपनी जगह से उठकर अपने बंगले से बाहर निकल जाता है। साजन और पिचकू भी उसके पीछे जाते हैं। तीनों बंगले के पीछे एक छोटे से बने घर में जाते हैं। फिर वहां से एक दरवाजा खोल बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट के कमरे में एक आदमी को चेयर से बांध के रखा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे मारा गया हो। उसके पास 2 आदमी और खड़े थे। राघव वहां जाता है और उसकी नजर जैसे ही उस आदमी पर जाती है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। राघव वहां जाके सीधा उस आदमी के चेयर पे लात मार देता है। वो आदमी राघव के लात मारने से चेयर के साथ नीचे गिर जाता है। राघव वहां पड़ा डंडा उठाता है और उस आदमी को मारने लगता है। राघव इतने गुस्से में उसे मार रहा था कि राघव का गुस्सा देखकर साजन पिचकू के साथ उसके दूसरे आदमी भी डर जाते हैं। राघव जब उस आदमी को मार रहा था तो उसके लंबे बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। राघव की मार की वजह से जब वो आदमी बेहोश हो जाता है तब राघव रुकता है। राघव डंडा फेंककर साजन से बोला, इससे मरने मत देना, बाकी जो करना है कर। इतना बोलकर राघव वहां से बाहर निकल जाता है। राघव अपने कमरे में आता है तो खुशी को सोता देखकर सीधा वॉशरूम में जाता है। राघव शावर लेके अपने कपड़े चेंज करके सोफे पे बैठ जाता है। राघव सोफे पे बैठकर उसके बेड पे सोई खुशी को देख रहा था। राघव जब खुशी को देख रहा था तभी खुशी करवट बदल लेती है जिससे उसकी पीठ बेड से टिक जाती है और दर्द की वजह से भी नींद में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। राघव जो खुशी को ही देख रहा था, जब खुशी के चेहरे पर दर्द वाले एक्सप्रेशंस देखता है तो जल्दी से उसके पास चले जाता है। राघव उसकी करवट बदलता देखता है तो खुशी की पीठ के जख्मों से खून रिसने लगता है। वहीं दर्द की वजह से खुशी की भी नींद खुल जाती है। जब वो राघव को अपने इतने करीब देखती है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वहीं राघव को जब खुशी के नींद खुलने के बारे में समझ आता है तो वो खुशी को बेड पर बिठाकर बोलता है, तुम्हारे पीठ से खून निकल रहा है, दवाई लगानी पड़ेगी। राघव की बात सुनकर खुशी उसे देखने लगती है तो राघव बोलता है, जरूरी है, नहीं तो जख्म नहीं भरेंगे। खुशी बस अपना सिर झुकाकर बैठ जाती है। राघव खुशी से अपना मुंह फेर लेता है। टी शर्ट निकाल के बेड पे पेट के बल लेट जाओ। राघव की बात मान खुशी अपना टी शर्ट निकालकर पेट के बल लेट जाती है। राघव कमरे की लाइट्स बंद करके एक लैंप जला लेता है। उसकी मध्यम रोशनी में राघव खुशी को दवाई लगाकर उसके पास बैठ जाता है। राघव दवाई अपने हाथ में लेके अपने कांपते हुए हाथों से खुशी के पीठ के जख्म पर दवाई लगाने लगता है।
जब राघव की उंगलियां खुशी के पीठ को छू रही थी, तब खुशी के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। राघव दवा लगाने के बाद खुशी से बोला, कुछ देर ऐसे ही रहने दो, बाद में कपड़े पहन लेना। इतना बोलकर राघव सोफे पे आकर लेट जाता है। वही खुशी को बेड पे पेट के बल लेटे हुए नींद आ जाती है। वही राघव को भी सोफे पर लेटे हुए नींद आ जाती है। अगली सुबह राघव की नींद उसके रोज के टाइम पर ही खुलती है। राघव सोफे से उठ के वॉशरूम में जाता है। तभी उसकी नजर बेड पर सोई हुई खुशी पे जाती है। खुशी को देखकर राघव की पूरी बॉडी अकड़ जाती है और उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है। दरअसल खुशी इस वक्त बड़े ही बेढंग तरीके से बेड पर सोई हुई थी। एक तो उसकी पूरी पीठ खुली हुई थी, ऊपर से वो एक साइड होकर सो रही थी और चादर ढंग से ना ओढ़ने की वजह से उसके शरीर के ऊपर के कुछ अंग दिख रहे थे, जिसे देख राघव को अजीब लगने लगा। राघव खुशी के पास गया और अपना चेहरा दूसरी साइड करके उसको चादर अच्छे से ओढ़ा दी। फिर जल्दी से वॉशरूम में चला गया। राघव वॉशरूम में आके उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। जब शावर का ठंडा पानी उसकी बॉडी पर गिरने लगा, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। राघव फ्रेश होकर बाहर आकर बेड पे सोई खुशी को एक नजर देख अपनी एक्सरसाइज करने जिम में जाता है। राघव अपने जिम में आता है तो देखता है साजन और पिचकू पहले से वहां थे। जहां साजन अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, वहीं पिचकू बैठे बैठे सो रहा था। राघव चलकर पिचकू के पास जाता है और वहीं पे रखा पानी का जग उठाकर उसका पूरा पानी पिचकू के ऊपर डाल देता है। पानी गिरते ही पिचकू चिल्लाते हुए उठता है, अबे कौन है? किसने मुझ पे पानी फेंका? इतना बोलते ही सामने राघव को देखकर बाकी की आवाज उसके गले में अटक जाती है। वहीं राघव उसे देखकर अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुझे पानी में नहीं डाला, तेरे ऊपर पानी डाला है। अगर दोबारा कभी मेरे जिम में तू सोता हुआ दिखा तो मैं सच में तुझे पानी में फेंक दूंगा। इतना बोलकर वो जग भी उसके ऊपर फेंक देता है, जिसे वक्त रहते पिचकू पकड़ लेता है। राघव अपनी एक्सरसाइज करने लगता है। वहीं पिचकू अभी अपने हाथ में जग लेके खड़ा रहता है। राघव फिर से पलटकर एक नजर पिचकू को देखता है तो पिचकू डर जाता है और जल्दी से जग टेबल पर रखकर अपने छोटे छोटे डंबल उठा लेता है। इधर राघव के कमरे में हवा की वजह से खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, जिससे हल्की धूप खुशी के चेहरे पे आ रही थी, जिस वजह से खुशी ने कसमसा के अपनी आंखें खोल दी। खुशी अपनी आंखों को रगड़कर बेड से उठकर सीधा वॉशरूम में जाती है। राघव अपनी एक्सरसाइज खत्म करके अपने कमरे में आता है। राघव बेड पे खुशी को ना देखकर उसे ढूंढने लगता है। तभी खुशी वॉशरूम से बाहर आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खुशी ने अभी राघव की टी शर्ट पहनी हुई थी। खुशी राघव के पास आकर कहती है, वो मैं अपने कमरे में जाकर नहाती हूँ, यहाँ मेरे कपड़े नहीं है। इतना बोलकर वो जाने लगती है तो राघव बोलता है, अपने घाव भिगाना मत। राघव की बात सुनकर खुशी बिना पीछे मुड़े सिर्फ बोलती है और वहां से चली जाती है। राघव भी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। खुशी भी अपने कमरे में आकर कवर्ट से कपड़े लेकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी डोर बेल बजती है। एक सर्वेंट जाकर डोर खोलता है तो एक आदमी अंदर आता है। आदमी दिखने में 30 साल का लग रहा था। उसने सूट पहन रखा था और फुल एटीट्यूड के साथ राघव के सामने जाकर खड़ा हो गया। राघव उसे देखकर बैठने को बोलता है और वो जैसे ही बैठने को जाता है उसकी नजर खुशी पे जाती है और वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि खुशी राघव के बगल में बैठी नाश्ता कर रही थी। वो आदमी मन में कहता है, इसका मतलब वो अफवाह सही है। वो वहीं बैठकर नाश्ता करने लगता है, पर उसकी नजर खुशी पे ही थी। खुशी को अजीब लगता है, इसीलिए वो जल्दी से नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। हॉल में राघव सोफे पे बैठा हुआ था। उसके पीछे साजन और पिचकू खड़े थे और सामने वही आदमी बैठा हुआ था। राघव सिगरेट मुंह में रखकर जलाकर कश लेकर उसे देखते हुए बोला, सूरज,
काम बोल। सूरज बोला, माल उठाना है और वो भी आज रात को। राघव ने पूछा, कहाँ से? सूरज ने जवाब दिया, कोलाबा से। राघव ने कहा, हो जाएगा। तभी सूरज फिर बोला, इतना आसान नहीं है राघव। शहर में नया पुलिस वाला आया है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ईमानदार भी। उसकी बात सुनकर राघव अपने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाकर बोलता है, ये तो अच्छी बात है, एक तो ईमानदार पुलिस वाला आया है यहाँ। सूरज थोड़ा गुस्से से कहता है, संभल के राघव, क्योंकि उसका निशाना तू ही है। राघव अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, उसका क्या, सबका निशाना मैं ही हूं, बस मुझ तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। राघव की बात सुनकर सूरज भी अपनी जगह से खड़ा होकर उसे एक आधी फटी हुई नोट देकर बोलता है, ये उन्हें दिखाना, तब वो माल तुम्हें देंगे। राघव नोट को ले लेता है और सूरज को जाने का इशारा करता है। सूरज एक बार ऊपर खुशी के कमरे की तरफ देखता है, फिर बाहर निकल जाता है। राघव उस नोट को साजन को देकर बोलता है, संभाल, रात को काम आएगा। फिर वो पिचकू और साजन के साथ बाहर निकल जाता है। रात का वक्त कोलाबा में। राघव अपनी कार में पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, वहीं साजन और पिचकू आगे बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है। दिखने में वो इंडियन नहीं था। राघव भी अपनी कार से उतरता है। राघव के साथ साजन और पिचकू भी उतरते हैं। राघव साजन से वो नोट लेकर उन्हें वहीं रुकने को बोलकर खुद आगे बढ़ने लगता है। राघव उस आदमी के पास आकर उसे नोट दिखाता है। नोट लेकर वो आदमी उसे अपने पास रखी हुई आधी नोट से मैच करता है। फिर राघव को एक ट्रक की तरफ इशारा करके बोलता है, माल उसमें है। राघव साजन और पिचकू को इशारा करता है। साजन और पिचकू दोनों जाकर ट्रक में कुछ चेक करते हैं। फिर राघव को अपना अंगूठा दिखाकर सब सही होने का इशारा करते हैं। राघव उस आदमी को जाने का इशारा करता है तो वो आदमी अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। राघव अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा होकर अपनी सिगरेट जला लेता है। साजन और पिचकू राघव के पास आते हैं। साजन थोड़ा परेशान होकर कहता है, भाई, चारों तरफ नाकाबंदी है और हर तरफ हर जगह पुलिस सब कार ट्रक सब कुछ चेक कर रही है, हम कैसे ये माल लेकर जाएंगे? राघव सिगरेट की कश लेते हुए कहता है, किसने कहा कि हम माल रोड से लेकर जाने वाले हैं? राघव की बात सुनकर साजन और पिचकू हैरानी से राघव को देखने लगते हैं। तो राघव अपनी सिगरेट जमीन पर फेंककर अपने जूते से उसे कुचलकर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोलता है, चलो ईमानदार इंस्पेक्टर से मिलने चलते हैं। इतना बोलकर वो कार के बैक सीट पर बैठ जाता है। वहीं साजन और पिचकू एक दूसरे को देखकर अपने कंधे उचका देते हैं। फिर दोनों भी कार में बैठ जाते हैं। साजन कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है, वहीं वो ट्रक भी उसके पीछे आती है। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह राघव की कार रुक जाती है। कार रुकते ही राघव सामने देखता है तो पुलिस चेकिंग कर रही थी। राघव सामने देखकर तिरछी मुस्कान देता है। वहां खड़ा एक हवलदार जैसे ही राघव की कार को देखता है, वो जल्दी से एक पुलिस जीप के पास जाता है। वहां एक इंस्पेक्टर अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहने खड़ा था। उसकी बॉडी पे वो पुलिस की यूनिफॉर्म बिल्कुल फिट बैठ रही थी। उसकी यूनिफॉर्म के लेफ्ट साइड में उस इंस्पेक्टर का नाम लिखा हुआ था, जो कि अविनाश वर्मा था। इस इंस्पेक्टर का रौ भी अलग लग रहा था। हवलदार उस इंस्पेक्टर के पास गया। इस वक्त उस इंस्पेक्टर की पीठ हवलदार की तरफ थी। हवलदार डरते हुए बोला, सर, राघव की कार आ गई है। अविनाश जैसे ही उस हवलदार की आवाज सुनता है, वो जल्दी से पलट के हवलदार को देखने लगता है। हवलदार उसे वहीं से ब्लैक कलर की कार की तरफ इशारा करता है। अविनाश उसका इशारा समझकर अपनी कैप पहनकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। अविनाश जब वहां पहुंचता है, तभी वहां राघव की कार की चेकिंग चल रही थी। अविनाश वहां आता है और उसे देखकर राघव अपनी कार का डोर खोलकर बाहर उतर जाता है। राघव चल के अविनाश के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
अविनाश और राघव दोनों की नजरें एक दूसरे को देख रही थी। राघव उसे देखकर बोला, वेलकम मिस्टर अविनाश वर्मा, आपका इस शहर में स्वागत है। राघव की बात सुनकर अविनाश ने मुस्कुरा के कहा, तुम मेरा वेलकम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए। अविनाश की बात सुनकर राघव उसे देखकर बोला, मैंने तुम्हारा स्वागत इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे शहर में आए हो और डरना तुम्हें चाहिए। इतना बोल वो मुस्कुरा देता है। अविनाश जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, उसकी नजर पीछे ट्रक पे जाती है। अविनाश राघव को देखकर पूछता है, ट्रक में क्या है? राघव अपनी मुंह में रखी सिगरेट जला के बोला, संतरे हैं। फिर अविनाश के करीब जाके, नागपुर के। इतना बोल वो अविनाश को देखकर आंख मार देता है। उसकी इस हरकत पे अविनाश को बहुत गुस्सा आता है, पर वो राघव को इग्नोर करके ट्रक की तरफ बढ़ जाता है। वहीं राघव मुस्कुरा के सिगरेट पीने लगता है, पर साजन और पिचकू थोड़ा घबरा रहे होते हैं। अविनाश ट्रक के पास आगे आकर ड्राइवर को पीछे से उसका गेट खोलने को बोलता है। ड्राइवर डरते हुए अपने माथे का पसीना पोंछकर गेट खोलता है। गेट खुलते ही अविनाश सामने देखता है तो बहुत सारी लकड़ी की पेटी थी। अविनाश 2 हवलदार को ट्रक को चेक करने कहता है। दोनों हवलदार ट्रक में चढ़ के पूरे ट्रक को चेक करते हैं, पर अविनाश के पास आके एक हवलदार बोलता है, सर ट्रक में सिर्फ संतरे हैं। उसकी बात सुनकर अविनाश गुस्से से राघव को देखता है, जो खड़ा हुआ अभी भी सिगरेट पी रहा था। राघव अविनाश के पास आकर अपनी सिगरेट जमीन पे फेंककर उसे अपने जूते से कुचल के कठोर आवाज में बोलता है, शहर में नए हो इसीलिए राघव को जानते नहीं। तुम जिस चीज को इस ट्रक में ढूंढ रहे हो वो अपनी जगह पर पहुंच भी गई होगी। इतना बोल के वो वहां से अपनी कार के पास आकर उसमें बैठकर निकल जाता है। वहीं अविनाश उसे गुस्से से घूरता रह जाता है। कुछ देर बाद राघव की कार एक गोदाम में आकर रुकती है। राघव अपनी कार से उतरकर अंदर जाता है। उसके पीछे साजन और पिचकू भी जाते हैं। उनके अंदर जाते ही उनका पूरा माल रखा हुआ था, जिसे देखकर पिचकू की आंखें बड़ी हो जाती है। पिचकू यहाँ वहां देखकर कहता है, ये यहाँ कैसे आया? राघव उसे देखकर कहता है, तू अभी बच्चा है। इतना बोल के वो वहां पे रखे एक सिंगल सीटर सोफे पे बैठ जाता है। वहीं पिचकू अपना सिर खुजलाने लगता है। कुछ देर बाद वहां एक कार आकर रुकती है और उसमें से सूरज बाहर आता है। सूरज अंदर आके अपने माल को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो एक बड़ा बैग राघव की तरफ बढ़ाता है। राघव साजन को इशारा करके बैग लेने को बोलता है। साजन बैग लेकर उसमें रखे पैसे चेक करके बैग कार में रख देता है। वहीं राघव अपनी जगह से उठ के सूरज के पास आता है। सूरज अपना हाथ राघव से मिलने के लिए बढ़ाता है। राघव उसे देखकर टेढ़ा मुस्कुराता है, फिर एक मुक्का उसके चेहरे पे दे मारता है। राघव के ऐसा करने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी, तो राघव के ऐसा करते ही सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं सूरज राघव के मुक्के से संभल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। उसके नाक से खून आने लगता है। राघव उसके पास बैठकर उसके जबड़े को अपने हाथ से पकड़कर दबाते हुए गुस्से से बोलता है, अगली बार मेरे घर आना तो अपनी नजरें नीचे करके ही रखना, वरना आज सिर्फ एक मुक्का पड़ा है, अगली बार जान निकल जाएगी। इतना बोलकर वो उसका जबड़ा छोड़कर साजन और पिचकू के साथ कार में बैठकर निकल जाता है। राघव करीब रात के 2 बजे घर आता है। राघव साजन और पिचकू के साथ घर के अंदर आते हैं। राघव अंदर आकर सोफे पे बैठ जाता है। वहीं साजन और पिचकू अपने कमरे में चले जाते हैं। राघव फिर से अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर अपनी मुंह में रखकर जलाने वाला ही होता है कि उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर अपना सिर रखकर सो रही खुशी पे जाती है। राघव जल्दी से अपनी सिगरेट फेंककर उसकी तरफ बढ़ जाता है। राघव वहां जाकर यहाँ वहां देखता है, तभी उसे काका किचन से आते हुए दिखते हैं। राघव उन्हें देखकर पूछता है, ये यहाँ क्यों सो रही है? काका मुस्कुरा के बोले, बेटा वो
तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम लेट आए, तब तक वो सो गई। राघव खुशी को देखकर काका से बोला, खाना खाया इसने? काका ने जवाब दिया, खाना भी खा लिया और दवाई भी ले ली है। काका की बात सुनकर राघव बस अपना सिर हिला देता है, फिर काका को जाने के लिए कहता है। राघव खुशी के पास आके उसे अपनी बाहों में उठाकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं खुशी भी नींद में अपना सिर उसके सीने में छुपा लेती है। राघव खुशी को अपने कमरे में लाके बेड पे लिटा देता है। राघव जब खुशी को लिटाता है तब खुशी के बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। राघव अपनी उंगलियों से उसके बाल उसके चेहरे से हटाकर खुशी को देखने लगता है। फिर वो झुककर उसके माथे को चूमकर वॉशरूम में चला जाता है। राघव फ्रेश होकर कमरे में आकर सोफे पे लेट जाता है और खुशी को देखते हुए वो नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह खुशी की नींद खुलती है तो वो खुद को राघव के कमरे में देखकर चौंक जाती है। खुशी उठ के बेड पर बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखने लगती है। फिर राघव को कमरे में ना देखकर जल्दी से बेड से उठकर कमरे से बाहर जाके सीधे अपने कमरे में चली जाती है। खुशी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ राघव अपनी एक्सरसाइज खत्म कर अपने कमरे में आके देखता है तो खुशी नहीं मिलती। वो एक बार वॉशरूम चेक करता है पर खुशी नहीं मिलती तो वो समझ जाता है कि खुशी अपने कमरे में चली गई है। राघव भी फ्रेश होने चले जाता है। खुशी तैयार होकर नीचे आती है तो सब पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। खुशी भी वहीं सबके साथ बैठ जाती है। राघव ने खुशी को देखकर पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? खुशी कहती है, मैं ठीक हूँ अब। सब नाश्ता करने लग जाते हैं। वहीं उस्मान के अड्डे पे उस्मान के सामने उसका एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा था, भाई वो घर की सिक्योरिटी भी हम नहीं तोड़ सकते, हमारा अंदर जाना नामुमकिन है। उस्मान ने कहा, हम अंदर नहीं जा सकते, पर अगर वो लड़की बाहर आ जाए तो? आदमी बोला, पर वो बाहर नहीं आती है, वो बस उस दिन राघव के साथ मंदिर गई थी, उसके बाद कभी बाहर नहीं आई। उस्मान कुछ सोचते हुए बोला, एक तरीका है। इतना बोलकर वो अपने आदमी को कुछ बताता है। राघव साजन और पिचकू के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ खुशी काका के साथ सब काम देखने में लग जाती है। शाम का वक्त, राघव का कैबिन। वहीं राघव ऑफिस में पहुंचकर सीधा अपने कैबिन में जाता है। कुछ देर बाद साजन उसके कैबिन में आता है। राघव उसे एक नजर देखता है तो साजन बोलता है, भाई खुशी के चाचा चाची ने आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है कि आपने खुशी को जबरदस्ती अपने पास रखा है। साजन की बात सुनकर राघव की भवें तन जाती है। राघव अपना सिर पीछे चेयर पे टिकाकर बोला, इंस्पेक्टर। राघव की बात समझकर साजन उसे देखते हुए बोलता है, इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा। साजन की बात सुन राघव के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है तो साजन बोलता है, भाई आप बोलोगे तो मैं कंप्लेंट हटा दूंगा। राघव साजन को देखकर बोला, नहीं, मुझे देखना है ये इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा क्या करता है। राघव की बात सुनकर साजन सिर हिला देता है तो राघव उसे बाहर जाने का इशारा करता है। राघव कुछ सोचकर अपना मोबाइल निकालकर घर पे कॉल करता है। कुछ देर रिंग बजने के बाद घर पर कोई फोन उठाता है। इससे पहले राघव कुछ बोलता तो सामने से कोई आदमी हेलो बोलता है। राघव आवाज से फोन पर कोई सर्वेंट है समझ जाता है। फिर वो गहरी सांस लेके कुछ बोलने जाता है। तभी उसके कान में किसी और की आवाज पड़ती है जो काका से बोलता है, सुरेश, खुशी को गोली लग गई। राघव जैसे ही ये बात सुनता है उसका दिल धक करके रह जाता है। उसके हाथ से मोबाइल छूट के नीचे गिर जाता है। वो अपनी जगह जम जाता है। कुछ देर में अपने सेंस में आके राघव जल्दी से अपने कैबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं बाहर खड़ा पिचकू जब राघव को ऐसे भागते हुए देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो राघव को बहुत आवाज देता है पर राघव नहीं सुनता। पिचकू जब देखता है कि राघव उसकी बात नहीं सुना और सीधा ऑफिस से निकल गया
तो वो भागकर साजन के पास जाके उसे सारी बात बताता है। पिचकू की बात सुनकर साजन भी जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। राघव अपनी कार में बैठकर ड्राइवर को कार घर पे ले जाने के लिए कहता है। राघव के कार निकालने के बाद साजन वहां आता है और वो भी कार में बैठकर राघव के कार का पीछा करता है। राघव की कार जल्दी ही घर पहुंच जाती है। राघव जल्दी से कार से उतरकर घर के अंदर बढ़ जाता है। वहीं साजन और पिचकू राघव की कार की तरफ देखकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। साजन ने कंफ्यूज होकर कहा, भाई इतना जल्दी में घर के लिए क्यों निकले थे? पिचकू चिढ़कर कहता है, जरूर उस लड़की ने फिर से कोई कांड किया होगा। तब तक उनकी कार भी यहाँ घर के पास पहुंच जाती है। दोनों कार से उतरकर सीधा घर में जाते हैं। राघव घर के अंदर आकर देखता है तो कोई नहीं दिखता। वो काका को आवाज देता है। काका उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। राघव उन्हें देखकर बोला, खुशी कहाँ है? राघव की बात सुन काका को कुछ समझ नहीं आता। काका को कुछ ना बोलता देख राघव इस बार कड़क आवाज में पूछता है, काका खुशी कहाँ है? काका राघव की कड़क आवाज सुनकर थोड़ा घबरा जाते हैं, फिर खुद को संभाल कर बोलते हैं, बेटा वो किचन में है। काका की बात सुन राघव हैरान हो जाता है। काका उसे हैरान देखकर बोलते हैं, हाँ वो तो किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही है। काका की बात सुनकर राघव झट से किचन की तरफ जाता है। राघव किचन में आके देखता है तो खुशी कुछ बना रही थी। खुशी किसी के आने की आहट सुनकर पीछे मुड़कर देखती है तो राघव को देखकर मुस्कुरा देती है। वहीं राघव झट से उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। राघव के ऐसा करने से खुशी शॉक्ड हो जाती है। वहीं राघव उसे सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। खुशी को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ, पर राघव के दिल की धड़कन वो सुनकर समझ जाती है कि शायद वो परेशान है। खुशी की कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो राघव के पीठ पे हाथ रखकर उसे सहलाने लगती है। वहीं राघव बस खुशी के एहसास को महसूस कर रहा था। किचन के गेट पर खड़े साजन और पिचकू ये सब देखकर हैरान थे, पर वो दोनों कुछ न बोल के वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। दोनों हॉल में आके बैठते हैं तो साजन बोलता है, भाई इसके लिए परेशान थे? साजन की बात सुनकर पिचकू बोला, मैंने बोला था ना आपको, पक्का उस लड़की ने कुछ कांड किया होगा। उसकी बात सुनकर साजन कुछ नहीं बोलता। वो शांत ही रहता है, पर उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वहीं कुछ देर बाद राघव खुशी से अलग होता है और उसे देखने लगता है। खुशी भी उसे ही देख रही थी। वो अभी भी नहीं जानती थी कि राघव को क्या हुआ है। राघव उसका चेहरा थाम कर बोलता है, तुम ठीक हो ना? खुशी उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं ठीक हूँ, पर आप इतने क्यों घबराए हुए हो? राघव गहरी सांस लेके कहता है, मैंने कुछ देर पहले घर पर कॉल किया था, तब मैंने किसी की बात सुनी कि तुम्हें गोली लग गई है। क्या था वो सब? उसकी बात सुनकर खुशी अपनी आंखें बड़ी कर कर उसे देखने लगती है, फिर हंसने लगती है। उसके ऐसे हंसने से राघव कंफ्यूज होकर उसे देखता है। खुशी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, अरे बुद्धू, वो तो हम गेम खेल रहे थे। इतना बोलकर वो फिर से हंसने लगती है। वहीं राघव उसकी बात को समझ नहीं पाता तो खुशी आगे बोलती है, हम सब वीडियो गेम खेल रहे थे और उसमें मुझे गोली लग गई थी। इतना बोलकर खुशी फिर से हंसने लगती है। वहीं राघव उसे घूरने लगता है। राघव को घूरता देखकर खुशी चुप हो जाती है, फिर बोलती है, वो तो बस गेम था। खुशी की बात सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आता है और वो खुशी को उसके दोनों बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। राघव के इस हरकत से खुशी सहम जाती है। राघव खुशी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम दोबारा ऐसी बकवास गेम नहीं खेलोगी। राघव की बात सुनकर खुशी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है। वहीं राघव खुशी के चेहरे के और करीब जाकर बोलता है, तुमने सुना मैंने क्या कहा? राघव की बात सुनकर खुशी हिम्मत करके कहती है, पर वो तो बस एक गेम था,
और उसी में मुझे गोली लगी थी। राघव खुशी के चेहरे के और करीब जाता है। अब खुशी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगती है। राघव खुशी की बाजू छोड़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कर बोलता है, तुम्हें चोट लगना मुझे बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो एक गेम में ही क्यों ना हो। इतना बोलकर वो अपने होठों को खुशी के माथे पर रखकर चूम लेता है। राघव के होठों का स्पर्श पाते ही खुशी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। राघव खुशी से अलग होके जाने लगता है तो खुशी उससे पूछती है, क्यों? खुशी की आवाज सुन राघव रुक जाता है और पलट के उसकी ओर देखने लगता है तो खुशी उसकी आंखों में देखकर बोलती है, क्यों आपको मेरी चोट बर्दाश्त नहीं? हम आपके हैं कौन? खुशी की बात सुनकर राघव उसके करीब आने लगता है। उसे अपने करीब आता देख खुशी थोड़ी घबरा जाती है। राघव खुशी के पास आके उसके कमर को पकड़कर अपने करीब कर उसके कानों में सरगोशी के साथ कहता है, आप हमारी क्या हैं? ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। राघव जब ये सब खुशी से बोल रहा था तो उसकी सांसें खुशी को अपने कानों और गले में महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसकी धड़कन बढ़ जाती है। वहीं राघव इतना बोल के खुशी के शर्म की वजह से लाल हुए गालों को अपने होठों से चूम लेता है। एक बार फिर राघव के होठों के स्पर्श से खुशी की आंखें बंद हो जाती है और धड़कनें दुगनी तेजी से शोर करने लगती है। राघव खुशी से अलग होकर एक नजर उसे देखकर किचन से बाहर जाने लगता है। राघव दरवाजे पर रुककर बिना पलटे खुशी से बोला, और फिल्में थोड़ा कम देखा करो और मेरे लिए जाओ चाय लेकर आओ। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। वहीं अपनी तेजी से धड़कते दिल को काबू में कर रही खुशी के कानों में जैसे ही राघव की बात पड़ती है, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर जाती है। राघव हॉल में आता है तो देखता है साजन और पिचकू पहले से वहां बैठे हुए थे। राघव भी अपनी जगह पर बैठकर बोलता है, तुम दोनों यहाँ? राघव का सवाल सुनकर साजन से पिचकू पहले बोलता है, भाई आप इतनी जल्दी में घबराए हुए भागे थे ऑफिस से तो हम डर गए थे। मैंने आपको बहुत आवाज दी थी पर आपने सुना ही नहीं, इसीलिए साजन भाई के साथ मैं यहाँ आ गया। अब बताओ क्या हुआ था? राघव पिचकू को इग्नोर कर साजन से कहता है, मेरा मोबाइल ऑफिस में ही छूट गया है, मंगवा लेना किसी से। राघव की बात सुनकर साजन कहता है, जी भाई। वही खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर पिचकू चिढ़ के कहता है, भाई आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये पिचकू थोड़ी तेज आवाज में बोलता है, जिस वजह से वहां काम कर रहे नौकर और साजन साथ ही राघव भी उसे घूरने लगता है। वहीं राघव को खुद पर घूरता पाकर पिचकू को अपनी गलती का एहसास होता है। इससे पहले राघव उसे कुछ बोलता कि तभी बाहर से एक गार्ड उसके पास आकर बोलता है, सर गेट पे पुलिस आई है। उस गार्ड की बात सुनकर राघव की भौहें तन जाती है। वहीं साजन और पिचकू एक दूसरे को देखने लगते हैं तो राघव सोफे पे बैठे हुए गार्ड से कहता है, भेजो अंदर। राघव की बात सुनकर गार्ड बाहर चला जाता है। वहीं साजन राघव से कहता है, भाई पुलिस क्यों? राघव ने साजन को देखकर कहा, तूने ही तो बोला था कि खुशी के चाचा चाची ने मेरे ऊपर कंप्लेंट की है। राघव की बात सुनकर साजन को याद आता है तो बस सिर हिला देता है। वही पिचकू ने गुस्से से कहा, ये लड़की हमेशा भाई के लिए मुसीबत बनती है। पिचकू ने ये सब धीरे से बोला, जिस वजह से उसके पास बैठा साजन ही ये बात सुन पाया था। साजन पिचकू की बात सुनकर उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप रहने को बोलता है। तभी गार्ड अपने साथ एक इंस्पेक्टर और हवलदार को अंदर लेकर आता है। उस इंस्पेक्टर को देखकर राघव मुस्कुरा देता है। वहीं साजन और पिचकू राघव को देखने लगते हैं। वो इंस्पेक्टर राघव के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर राघव मुस्कुराकर बोला, हाँ ये इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप होंगे, क्योंकि बाकी किसी पुलिस में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो राघव के दरवाजे पर बिन बुलाए आ जाए।
राघव की बात सुनकर अविनाश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, राघव, मैं बाकी पुलिस वाले जैसा नहीं जो तुझ जैसे 2 टके के गुंडे से डर जाए। उसकी बात सुनकर साजन और पिचकू को गुस्सा आ जाता है, पर राघव उन्हें इशारे से शांत रहने को बोलता है। वहीं अविनाश के साथ आए हवलदार के तो पसीने छूटने लगते हैं। राघव अविनाश को बैठने को कहता है तो अविनाश कहता है, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ मिस्टर राघव, हमारे पास एक कंप्लेंट आई है कि आपने किसी लड़की को अपने पास जबरदस्ती कैद करके रखा है। हम बस उसके तहकीकात के लिए आए हैं। अविनाश की बात सुनकर राघव मुस्कुराकर कहता है, मैंने उसे जबरदस्ती कैद नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रही है। राघव की बात सुनकर अविनाश हंसते हुए कहता है, तुम जैसे गुंडे के साथ कोई लड़की अपनी मर्जी से कैसे रह सकती है? अविनाश की बात सुनकर पिचकू भड़कते हुए कहता है, वो अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए भाई ने उसे यहाँ रखा है। पिचकू की बात सुनकर अविनाश उसे एक नजर देखकर फिर राघव को देखता है और कहता है, और कितनी लड़कियों को ऐसे अपने घर में रखा है? हाँ? उसकी बात सुनकर इस बार साजन को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो चिल्ला के बोलता है, अपनी जुबान संभाल कर इंस्पेक्टर, वो लड़की अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है, समझा? और उसके अलावा कोई और लड़की यहाँ नहीं है। अविनाश साजन को घूरते हुए कहता है, एक ही लड़की। कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए वो कहता है, तो जरूर कोई खास रिश्ता होगा आपके भाई का उस लड़की से। इंस्पेक्टर अविनाश की बात सुनकर इस बार राघव का दिमाग ठनक जाता है, पर इससे पहले वो कुछ बोलता, खुशी हाथ में चाय की ट्रे लेके आती हुई दिखती है, तो वो बोलता है, आप खुद ही उससे पूछ लीजिए, वो मेरे साथ अपनी मर्जी से रह रही है या जबरदस्ती। तब तक खुशी उनके पास आ जाती है। वहीं अविनाश की पीठ खुशी की तरफ थी, जिस वजह से वो उसे नहीं देख पा रहा था। वहीं पुलिस को देखकर खुशी को थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो राघव की तरफ बढ़ जाती है। खुशी राघव के सामने चाय की ट्रे रखकर जैसे ही खड़ी होती है, अविनाश की नजर उस पर जाती है तो वो चौंक जाता है। वहीं खुशी भी जैसे ही इंस्पेक्टर को देखने के लिए पलटती है कि तभी अविनाश उसे कस के अपने गले से लगा लेता है। अविनाश के ऐसा करते ही खुशी शॉक्ड हो जाती है, वहीं राघव भी शॉक्ड हो जाता है। बाकी पिचकू और साजन और हवलदार हैरान होकर अविनाश को देखने लगते हैं। राघव गुस्से से अपनी जगह पर खड़ा होता है और चिल्लाकर बोलता है, इंस्पेक्टर अविनाश। राघव की आवाज सुनकर शौक में खड़ी खुशी होश में आके जल्दी से अविनाश को धक्का देके अलग करती है। खुशी के ऐसा करने से अविनाश 2 कदम पीछे हो जाता है। वहीं खुशी राघव को देखती है जो गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। खुशी उसे गुस्से में देखकर थोड़ा डर जाती है। वहीं अविनाश अभी खुशी को ही देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के लिए प्यार साफ दिख रहा था। राघव जब देखता है कि अविनाश अभी खुशी को देख रहा है तो उसे गुस्से से वो घूरने लगता है। अविनाश फिर से खुशी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर खुशी 1 कदम पीछे हो जाती है। तो अविनाश उसे नम आंखों से देखकर बोलता है, सोना। अपना नाम सुनकर खुशी हैरानी से उसे देखने लगती है। वहीं राघव भी हैरानी से अविनाश को देखने लगता है। अविनाश खुशी के पास जाने के लिए फिर से बढ़ता है तो राघव उसके और खुशी के बीच आकर खड़ा हो जाता है। राघव के बीच में आते ही अविनाश उसे गुस्से से घूर कर देखता है। वहीं राघव भी उसे गुस्से से देखता है। तभी खुशी बोलती है, कौन है आप? खुशी का सवाल सुनकर अविनाश उसे देखकर बोला, सोना, मैं अविनाश, तुम्हारा गोलू। याद आया? अविनाश की बात सुनकर खुशी की आंखें बड़ी हो जाती है। खुशी अविनाश के सामने जाके बोली, तुम गोलू हो? अविनाश उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है तो खुशी चहकते हुए उससे गले लग जाती है। खुशी को अविनाश के गले लगे देखकर राघव के तन बदन में आग लग जाती है। वो आगे बढ़कर दोनों को अलग कर देता है। राघव के ऐसा करते ही खुशी उसे देखने लगती है,
वही राघव अविनाश को और अविनाश राघव को गुस्से से घूर रहे थे। वही पिचकू साजन को देखता है तो साजन अपने कंधे उचका देता है। जैसे ही खुशी कुछ बोलने वाली होती है, राघव उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। वहीं अविनाश को कुछ अचानक याद आता है और वो हैरान होके बोलता है, इसका मतलब तुमने सोना को अपने साथ जबरदस्ती रखा है। अविनाश की बात सुनकर खुशी उसे अजीब तरीके से देखती है। वहीं राघव की आंखें और सख्त हो जाती है। अविनाश आगे बढ़कर राघव के सामने खड़े होकर गुस्से से बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी सोना को पकड़ रखा है। राघव का मुंह उसके सामने मेरी सोना सुनकर गुस्सा 7वें आसमान पर चले जाता है। वो अपनी गन निकालकर अविनाश के सिर पर तान देता है। राघव की इस हरकत से सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं खुशी भी डर जाती है, पर अविनाश अभी राघव को गुस्से से घूर रहा था। खुशी राघव के पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे बचपन का दोस्त है। राघव उसे एक नजर देखता है, फिर अपनी नजर अविनाश की तरफ करता है। वहीं अविनाश खुशी से बोला, सोना तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। अविनाश की बात सुनकर खुशी उसे हैरानी से देखने लगती है तो अविनाश बोलता है, तुम्हारे चाचा चाची आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस आदमी ने तुम्हें जबरदस्ती अपने पास पकड़ रखा है। अविनाश की बात सुनकर खुशी अपनी आंखों को बड़ी करके बोलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है गोलू, इन्होंने मुझे जबरदस्ती नहीं रखा है, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ हूँ। खुशी की बात सुनकर अविनाश हैरान हो जाता है। वहीं राघव अविनाश को हैरान देखकर अपनी गन वापस रख के खुशी का हाथ पकड़ के बोलता है, उम्मीद है इंस्पेक्टर अविनाश को सच पता चल गया है, तो अब आप जा सकते हैं। इतना बोलकर वो खुशी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगता है। वहीं खुशी राघव को देखकर बोलती है, मुझे वो गोलू से बात करनी है। खुशी की बात सुनकर राघव उसे कठोर नजरों से घूरता है तो खुशी चुप हो जाती है। राघव खुशी को ऊपर लेकर जाता है और अविनाश उसे बस देखता रह जाता है। पिचकू अविनाश के सामने आके बोला, चलिए आपको बाहर का रास्ता दिखा देता हूँ। अविनाश गुस्से से उसे घूरकर बाहर निकल जाता है। उसके पीछे वो हवलदार भी चले जाते हैं। यहाँ राघव खुशी को अपने कमरे में लेकर आता है और उसका हाथ छोड़कर कमरे का दरवाजा लॉक कर देता है। राघव कमरे का दरवाजा लॉक करके खुशी की तरफ पलटता है। खुशी राघव के ऐसा करने से थोड़ा घबरा जाती है। राघव खुशी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वहीं राघव को अपनी तरफ आता देख खुशी अपने कदम पीछे लेने लगती है। खुशी पीछे जाते हुए पूछती है, क्या हुआ? राघव खुशी के सवाल पूरी तरह से इग्नोर करके खुशी की तरफ बढ़ने लगता है। खुशी पीछे जाते हुए आखिर में एक दीवार से जा लगती है। राघव खुशी के करीब आता है। खुशी राघव की काली आंखों में देखने लगती है। वहीं राघव खुशी की नीली आंखों में देख रहा होता है। राघव खुशी की आंखों में देखते हुए अपनी कठोर आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और लड़के को गले लगाने की? राघव की बात सुन खुशी अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है। वहीं राघव अभी उसे घूर के देख रहा था। खुशी हिम्मत करके लड़खड़ाती जुबान से बोली, वो मेरा बचपन का दोस्त है। खुशी की बात सुन राघव की आंखें कठोर हो जाती है और वो खुशी को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब करके बोलता है, और मैं कौन हूँ? हाँ? राघव का सवाल सुन खुशी उसे देखने लगती है तो राघव खुशी के चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से हटा के बोलता है, हम आपके हैं कौन? राघव की बात सुन खुशी हैरानी से उसे देखने लगती है, क्योंकि ये वही सवाल था जो खुशी ने कुछ देर पहले राघव से किया था। खुशी कुछ नहीं बोलती, वो बस राघव की गहरी आंखों में देख रही थी। राघव एक बार फिर उसे देखकर बोलता है, बताओ सोना, मैं कौन हूं तुम्हारा? खुशी राघव की आंखों में देखते हुए बोली, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो क्यों हो आप मेरे इतने करीब? खुशी का सवाल सुन राघव उसके चेहरे की तरफ झुक के उसके कान में
अपनी गर्म सांसें उसके कान में छोड़ के बोलता है, तुम मेरे लिए खास हो, मेरा पहला एहसास हो और तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोल के वो खुशी के गाल को चूम लेता है। राघव की इस हरकत से खुशी अपनी जगह जम जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके कानों में बस राघव की कही हुई बात घूम रही थी, तुम सिर्फ मेरी हो। राघव खुशी को देखता है जो हैरानी से उसे देख रही थी। फिर वो बोलता है, और कुछ जानना है? ये बोलते हुए राघव खुशी के चेहरे के बेहद करीब था, जिस वजह से राघव की सांसें खुशी को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। राघव उसके गाल को अपने हाथ से सहलाकर कहता है, सुना ना तुमने मैंने जो कहा? तो अब याद रखना, किसी भी दूसरे लड़के के करीब मत जाना। राघव की बात सुन खुशी अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है। राघव खुशी से दूर होकर मुस्कुरा के कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद खुशी भी नीचे आती है, पर वो बिना राघव की तरफ देखे सीधा किचन में चली जाती है। वहीं हॉल के सोफे पर बैठा राघव खुशी की हरकत देखकर मुस्कुरा देता है। खुशी किचन में आकर काका की खाना बनाने में मदद करती है। रात का वक्त, सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठे हुए थे, जहां पर सब चुपचाप डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए राघव खुशी को देख रहा था, वहीं खुशी अपना सिर झुकाए बस डिनर कर रही थी। शायद वो राघव को देखने से बचना चाहती थी। सब डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। खुशी अपने बेड पर लेटी राघव की आज की हरकत और बातों के बारे में सोच रही थी। नींद उसके आंखों में नहीं थी, वो बहुत देर तक करवटें बदलती रहती है। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने बेड पर बैठा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कुछ देर बात करने के बाद राघव कॉल रखकर गहरी सांस लेता है। राघव अपने मोबाइल पर एक मैसेज टाइप करके किसी को भेज देता है और खुद उठ के कमरे से बाहर आके स्टडी रूम में चला जाता है। स्टडी रूम में राघव सोफे पर बैठा हुआ था। तभी स्टडी रूम में साजन और पिचकू आते हैं। राघव उन्हें देखकर बैठने का इशारा करता है। साजन और पिचकू भी राघव के सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। साजन कहता है, क्या हुआ भाई, आपने इतनी रात को अचानक बुलाया? राघव साजन को देखकर बोला, हमारे घर में कोई जासूस है जो यहाँ की सारी खबर उस्मान को देता है। राघव की बात सुनकर पिचकू और साजन शॉक्ड हो जाते हैं। राघव उन्हें देखकर बोला, अभी तक पता नहीं चला है कि वो कौन है। उस पर उस्मान कुछ तो प्लान जरूर कर रहा है। साजन राघव से बोला, पर भाई पता कैसे चलेगा कि वो जासूस है कौन? राघव गहरी सांस लेके बोला, हमें पता करना होगा और तब तक सावधान रहना होगा। फिर थोड़ा रुका और आगे उसने कहा, साजन, क्या तुमने पता लगाया कि खुशी के चाचा चाची उसे वापस लेकर जाने के लिए इतना पीछे क्यों पड़े हैं? राघव की बात सुनकर साजन ने कहा, भाई मैंने अपने आदमी को काम पर लगा दिया है, कल तक सब पता चल जाएगा। राघव पिचकू को देखकर कहता है, तुम इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा के बारे में सब पता लगा के मुझे बताओ। पिचकू कहता है, जी भाई। कुछ देर बाद बात करने के बाद सब स्टडी रूम से निकल जाते हैं। राघव अपने कमरे की तरफ जाते हुए खुशी के कमरे के पास रुक जाता है। राघव खुशी के कमरे का डोर खोलकर अंदर जाता है और देखता है खुशी बेड पर आराम से सो रही है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है। राघव खुशी के पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर माथे को चूम लेता है। राघव के चूमते ही खुशी के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। राघव खुशी को मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुरा देता है, फिर अपने कमरे में चले जाता है। अगली सुबह खुशी की सुबह आंख खुलती है तो वो घड़ी देखकर जल्दी से वॉशरूम में जाती है। खुशी तैयार होकर नीचे जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। राघव, साजन और पिचकू भी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सब साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं तो वही खुशी राघव की तरफ नहीं देख रही थी और ये बात राघव भी नोटिस कर रहा था। नाश्ता करने के बाद सब ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। वही खुशी किचन में चली जाती है।
खुशी किचन में आके किसी सोच में गुम थी। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। खुशी झट से पलट गई तो सामने राघव को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। खुशी हैरानी से बोली, आप तो ऑफिस गए थे ना? राघव ने खुशी के करीब आते हुए पूछा। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? राघव खुशी के सवाल को इग्नोर कर अपना ही सवाल कर देता है। खुशी हिचकिचाते हुए बोली, मैंने कब इग्नोर किया आपको? राघव खुशी के कमर को पकड़कर उसे अपने करीब करके कहता है, अभी डाइनिंग टेबल पर। इतना बोल वो खुशी के माथे को चूम लेता है। राघव के होठों के स्पर्श से खुशी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। राघव फिर से खुशी को देखने लगता है तो खुशी अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। खुशी का चेहरा लाल हो गया था और खुशी के गाल लाल देखकर राघव झुककर खुशी के गाल को फिर से चूम लेता है। इस बार खुशी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। राघव खुशी से अलग होकर उसे देखकर बोलता है, अगली बार इग्नोर किया तो। इतना बोल के वो उसके होठों को देखने लगता है। राघव की नजरें अपने होठों पर देख खुशी जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। खुशी की हरकत देख राघव मुस्कुरा देता है। राघव खुशी को छोड़कर ऑफिस चला जाता है और यहाँ खुशी राघव की गई हरकत को सोच सोच कर शर्म से लाल हो रही थी। दोपहर का वक्त। राघव अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी साजन और पिचकू आते हैं। राघव उन दोनों को एक नजर देखता है तो साजन बोलता है, खुशी के नाम एक 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो उसके 21 साल पूरे होते ही उसके नाम पर हो गई है और वो प्रॉपर्टी उसके चाचा चाची को चाहिए और इसीलिए वो खुशी को अपने पास रखकर उसकी जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। साजन की बात सुनकर राघव शॉक्ड हो गया। पर जहां तक मुझे पता है वो मिडिल क्लास है, तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ समझ नहीं आ रहा है। राघव की बात सुनकर साजन बोला, भाई ये प्रॉपर्टी खुशी के माँ की है और उन्होंने ही खुशी के नाम पर की थी। खुशी के पापा मिडिल क्लास थे पर उसकी माँ अमीर घर की थी। उन्होंने खुशी के पापा के साथ भागकर शादी की थी क्योंकि उसकी माँ के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और खुशी की माँ को ये जमीन उसकी दादी से अमानत में मिली थी तो उन्होंने ये खुशी के नाम कर दी। सारी बात सुनने के बाद अब राघव को समझ आया क्यों उसके चाचा चाची उसके पीछे पड़े थे। राघव अब पिचकू को देखता है तो पिचकू ने आगे बताया, इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा उम्र 25 साल और खुशी के पड़ोसी थे। वहीं उनकी दोस्ती हुई थी। अविनाश का परिवार और खुशी का परिवार बहुत क्लोज था। खुशी की माँ के डेथ के बाद अविनाश और उसका परिवार ही ज्यादातर खुशी को संभालते थे। अविनाश एसएससी के बाद अपने नाना के यहाँ चला गया था जिस वजह से उन दोनों अलग हो गए। उसके बाद अविनाश ने अपने नाना के यहाँ रहकर पुलिस की ट्रेनिंग ली और इंस्पेक्टर बन गया क्योंकि उनके नाना भी पुलिस में थे। मुंबई से पहले उसकी पोस्टिंग पंजाब और उत्तर प्रदेश में थी। इतना बोलकर पिचकू चुप हो जाता है। राघव कुछ सोचते हुए, इंस्पेक्टर अविनाश ने खुशी को पहचान लिया पर खुशी उसे क्यों नहीं पहचान पाई? राघव के इस सवाल पर पिचकू एक फोटो राघव के सामने रखता है। राघव वो फोटो उठा के देखता है तो उसमें एक मोटा गोल मटोल लड़का था। राघव फोटो देखकर बोला, ये क्या है? पिचकू ने कहा, ये इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा है, बचपन वाला। राघव को अब समझ आता है कि अविनाश बचपन में मोटा था और अब एकदम फिट है, इसीलिए खुशी उसे नहीं पहचान पाई। इधर उस्मान अपने अड्डे पर बैठा अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। तभी उसका मोबाइल बजता है। उस्मान के मोबाइल पर शो हो रहे नाम को देखकर वो झट से कॉल उठा लेता है। कॉल पे सामने से एक लड़के की कठोर आवाज आती है, उस्मान, काम हुआ या नहीं? उस्मान ने कहा, सर हो गया है, कल तक वो लड़की आपके पास होगी। सामने से लड़का कहता है, पिछले 1 हफ्ते से तू यही बोल रहा है, तू मुझे बता दे लड़की कहाँ है, मैं खुद ले आऊंगा। उसकी बात सुनकर उस्मान जल्दी से कहता है, सर कल पक्का वो आपके पास होगी, आज ही हम उसे उठाने जा रहे हैं। लड़का सख्ती से बोला, याद रहे उसके बदन पर खरोच भी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुझे नरक के दर्शन करवा दूंगा।
इतना बोलकर वो बिना उस्मान की बात सुने कॉल कट कर देता है। लड़का अपने मोबाइल में खुशी की फोटो देखते हुए बोला, और कितना इंतजार करना पड़ेगा, बस अब जल्दी से आ जाओ। इतना बोल वो उस फोटो को निहारने लगता है। यहाँ उस्मान अपने आदमियों से बोला, अगर आज उस लड़की को नहीं उठाया तो ये हमें मार देगा, आज कुछ भी करके लड़की को उठाओ। उसकी बात मान उसके सारे आदमी वहां से चले जाते हैं। शाम के 5 बजे खुशी घर के हॉल में बैठी हुई थी, तभी घर का फोन बजता है। खुशी पास में थी इसलिए वो जल्दी से कॉल उठा लेती है। सामने वाले की बात सुनकर उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। कुछ गिरने की आवाज सुन काका किचन से बाहर आते हैं। वहीं दूसरे सर्वेंट का ध्यान भी खुशी पर जाता है। वहीं खुशी बेसुध सी खड़ी थी। उसे ऐसे देख काका जल्दी से उसके पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ बेटा? उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। वहीं खुशी अपनी नम आंखों से देखकर अपनी कांपती हुई आवाज में बोलती है, वो राघव का। इतना बोलकर वो जल्दी से घर से बाहर की तरफ भागती है। उसे ऐसे भागते देख काका को कुछ भी समझ नहीं आता। खुशी बाहर की तरफ भागकर गेट के पास जाती है और सिक्योरिटी वाले को गेट खोलने को बोलती है, पर वो नहीं खोलता है। खुशी उसके सामने रोने लगती है और बिलखने लगती है। तभी काका वहां आ जाते हैं। काका खुशी को पकड़कर परेशान होकर कहते हैं, क्या हुआ है बेटा, तुम ऐसे बाहर क्यों जा रही हो? काका की बात सुनकर खुशी रोते हुए कहती है, काका वो राघव का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मुझे हॉस्पिटल में जाना है, मुझे उनके पास जाना है काका। राघव की एक्सीडेंट की बात सुन काका भी परेशान हो जाते हैं, पर वो खुद को संभाल उसे शांत कराते हुए कहते हैं, बेटा तो तुम ऐसे ही जाओगी क्या? गाड़ी लेके जाओ। इतना बोल वो एक गार्ड को खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाने बोलते हैं। काका की बात सुनकर गार्ड अपना सिर झुका लेता है। आखिर में राघव, साजन और पिचकू के बाद वो काका की ही बात मानते थे। गार्ड जल्दी से कार निकालता है तो खुशी और काका जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं और एक गार्ड आगे बैठ जाता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा गार्ड कार स्टार्ट करके गेट से बाहर निकल जाता है। रात के 8 बजे राघव के घर में गेट से होके एक कार अंदर आकर रुकती है। कार के ड्राइविंग सीट से पिचकू और उसके साथ वाली सीट पर से साजन उतरता है। वहीं पीछे वाली सीट से राघव उतरता है। राघव को उतरते देख उसके सारे गार्ड शॉक्ड हो जाते हैं। राघव को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। तीनों उतर के घर के अंदर जाते हैं और हॉल के सोफे पर बैठ जाते हैं। राघव काका को आवाज देता है। तभी एक सर्वेंट भागते हुए उसके पास आके हैरानी से बोलता है, साहब आप यहाँ? उस सर्वेंट की आवाज सुनकर राघव, साजन और पिचकू को अजीब लगता है। साजन उसे देखकर कोल्ड एक्सप्रेशन देकर पूछता है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए तो कहाँ होना चाहिए? हाँ? राघव की बात सुनकर सर्वेंट डरते हुए कहता है, साहब आप तो हॉस्पिटल में थे ना? उन तीनों को उसकी बातें अजीब लगती है। राघव झल्ला के कहता है, मैं हॉस्पिटल में? पर क्यों? चल क्या रहा है यहाँ पर? साजन भी बोलता है, तुम सब ऐसे अजीब तरीके से हमें क्यों देख रहे हो, फिर अजीब सवाल कर रहे हो, बताओ क्या हुआ है? उनकी बात सुनकर सर्वेंट डरते हुए कहते हैं, साहेब वो उसके ऐसे हकलाने से अब राघव इरिटेट होकर चिल्लाया, अब अगर तुमने नहीं बोला तो? वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, पर उसकी तीखी आंखें देखकर सर्वेंट डर जाता है और जल्दी से बोलता है, सर शाम को खुशी मैम को कॉल आया था कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो और काका हॉस्पिटल गए हैं। उस सर्वेंट की बात सुनकर राघव के साथ साजन और पिचकू भी शॉक्ड हो जाते हैं। राघव आगे आकर बोला, क्या कहा तुमने? मेरा एक्सीडेंट? फिर कुछ सोचकर साजन की तरफ देखकर, उस्मान। राघव की बात सुन साजन और पिचकू भी अब परेशान हो जाते हैं। राघव जल्दी से जाकर अपने सारे गार्ड को खुशी और काका को ढूंढने भेज देता है और खुद भी आकर कार में बैठ जाता है। तभी साजन और पिचकू भी उसके कार में आके बैठ जाते हैं। राघव अपनी कार फुल स्पीड में भगा के गेट से बाहर निकलकर रोड पर दौड़ाने लगता है।
इस वक्त उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। वहीं साजन ने अपने और आदमियों को खुशी और काका को ढूंढने बोल दिया। यहाँ राघव खाली सड़क पर अपनी कार दौड़ाए जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढे खुशी को। ऐसे ही पूरे 2 घंटे राघव खुशी को ढूंढने के लिए अपनी कार पूरे शहर के सड़कों पर भगा रहा था। उसको इतना परेशान होता देख साजन और पिचकू भी परेशान थे। राघव बस कार चलाए जा रहा था, उसे रुकने का मन नहीं था। तभी उसका मोबाइल बजता है, पर राघव इग्नोर कर देता है। एक बार फिर से उसका मोबाइल बजता है, राघव नहीं उठाता है। तो साजन बोलता है, भाई देख लीजिए काका या खुशी का कॉल हो। साजन की बात सुनकर राघव झट से कॉल उठा लेता है। सामने वाले की बात सुन राघव के चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो अपनी कार सीधा सिटी हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। हॉस्पिटल पहुंचकर राघव अपनी कार रोककर भागता हुआ हॉस्पिटल के अंदर आता है। उसके पीछे साजन और पिचकू भी जाते हैं। राघव सीधा पहले मंजिल पर जाता है तो वो वहां पहुंचकर देखता है तो वहां एक वार्ड के बाहर पुलिस खड़ी थी। राघव जल्दी से वहां जाता है तो देखता है वो इंस्पेक्टर अविनाश वर्मा थे। राघव को देख उनके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वहीं अविनाश को देख राघव के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। तब तक साजन और पिचकू भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अविनाश उन्हें एक नजर देखकर कहता है, पेशेंट तुम्हारे रिलेटिव हैं? राघव बस उसे घूरता है तो साजन बोलता है, वो हमारे घर के केयर टेकर हैं। उसकी बात सुनकर अविनाश बोला, उन्हें अभी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, वो ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। राघव जल्दी अंदर जाने लगता है तो अविनाश उसे रोककर बोलता है, एक्सीडेंट केस, पहले बयान। इतना बोलकर वो अंदर चला जाता है और राघव अपनी मुट्ठियां कस लेता है और वो भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। वार्ड के अंदर काका बेड पर लेटे हुए थे। उनके सर पर छोटी सी चोट थी। इंस्पेक्टर अविनाश काका के पास आके कहते हैं, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? काका धीमे से कहते हैं, हमारी कार को किसी वैन ने टक्कर मार दी थी। उसके बाद वो सब वैन से उतरे। वो करीब 6 से 7 लोग थे। वो हमारी कार के पास आए और उन्होंने हमारे साथ बहुत मारपीट की और खुशी बिटिया को उठा के ले गए। काका की बात सुन अविनाश शॉक्ड हो जाता है। वहीं दरवाजे पर खड़ा राघव भी काका की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।